नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अंशवली कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम आप लोग को बीच लेकर आए हैं यानी कि सब्जेक्ट साइंस, जो कि टेस्ट 1 का है। ये क्लास 10 आज जो एग्जाम ये एफएम यहाँ पे 80 नंबर का दिया गया है, क्योंकि इसमें जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इंक्लूड रहता है। ठीक है, तो आज हम एक ये सेट बताएंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूरा है। और ये आज जो एग्जाम होने के लिए जा रहा है 15/2/2023 का, इस एग्जाम के सभी वीवीआई प्रश्न को जो गर्दा उड़ा दिया जाएगा। आज ये वीडियो अगर देख लिए तो आपको बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला है ही नहीं, प्रश्न एक भी छूट ही नहीं सकता। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो आप लोग अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। हम पूरा सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न बतलाएंगे, आंसर सहित, और सब्जेक्टिव प्रश्न भी हम बतलाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है ये प्रश्न संख्या 1 से 40 तक सभी प्रश्न को उत्तर देना है, जो कि बहुविकल्पीय है। ये कुछ दिया गया। चलिए हम सीधा चलते हैं प्रश्न पर। तो हमें प्रश्न कुछ इस प्रकार से मिलता है, प्रश्न संख्या 1। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला प्रश्न आता है कि पत्तियों में गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है। पत्तियों में गैस के आदान प्रदान कहाँ होता है? 4 ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है, सिरा में, रंध्रों में, मध्य सिरा में, इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर बतलाना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, रंध्रों में। सभी लोग जानते हैं कि पत्तियों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो रंध्रों द्वारा होता है, रंध्र द्वारा होता है। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है रक्त में आयरन की कमी से होने वाली रोग। यानी कि मानव के शरीर में जो रक्त होता है, यानी कि खून होता है, खून में आयरन की कमी हो जाएगा, यानी कि लोहा की कमी हो जाएगा, तो उसमें कौन सा बीमारी होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा एनीमिया। एनीमिया जो है ये बीमारी उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है आपको बतलाना है। चलिए फटाफट से बतलाना है। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि V/U, V/U। अगला प्रश्न है यहाँ पर होगा पादप। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। इसका आंसर हो जाएगा जल का वहन। जल का वहन। पादप में जो जाइलम का क्या काम है? जल का वहन करना, नीचे से ऊपर पेड़ में पहुंचाता है। प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण जो है किस में होता है? कवक में होता है, या जंतु में होता है, या परजीवों में होती है? प्रकाश संश्लेषण जो हरे पौधे में होता है। किस में होता है? हरे पौधे में होता है। अगला प्रश्न है मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है, आपको बतलाना है मैग्नीशियम कहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा, जो कि हो जाएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो इसमें हो जाएगा जल। क्या हो जाएगा? जल। चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? ये कूटपाद के द्वारा होता है। कूटपाद के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियां है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियां क्या है? तो वो लीवर होगा। मनुष्य को ग्रंथि का सबसे बड़ी ग्रंथियां क्या है? लीवर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि शरीर में भोजन को पचाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? मनुष्य के शरीर में जो भोजन पचाया जाता है वो किस प्रकार का अभिक्रिया है? सभी लोग जानते हैं कि उपचयन अभिक्रिया है। उपचयन अभिक्रिया है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कवक में कवक में पोषण कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो आपको बतलाना है कवक में पोषण का जो है वो मृतजीवी विधि होती है। कौन सी विधि होती है? मृतजीवी विधि होती है। अगला प्रश्न है कि साग सब्जी की उत्घटित होकर कंपोस्ट बनाने की अभिक्रिया का उदाहरण है। साग सब्जी जो है वो कंपोस्ट बनाने के क्या उदाहरण है? चलिए इसका हम आंसर दिखलाते हैं। तो ये आएगा इधर। तो इसका इस प्रकार से कुछ ऑप्शन हमें देखने को मिलता है कि ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा उभयगामी, या ऊष्माशोषी, या प्रतिस्थापित। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार मिलता है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग को लौ होता है। उत्पन्न आग की लौ होती है। पीली
नीली, चमकीली, उजली या लाल। यानी कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो उससे जो आग निकलता है, चिंगारी निकलता है, वो किस रंग का निकलता है वो आपको बतलाना है। तो वो हो जाएगा चमकीली उजला, चमकीली उजला। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा AgNO3 प्लस NaCl, और अभिक्रिया करके बनेगा AgCl और NaNO। ठीक है, चलिए NO3। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दहन अभिक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन सा एक दहन अभिक्रिया है? तो इसमें दहन अभिक्रिया जो है वो हो जाएगा पेट्रोल का जलना। पेट्रोल का जलना जो है दहन अभिक्रिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को कैसे व्यक्त किया जाता है वो आपको बतलाना है। तो रासायनिक अभिक्रिया जो है वो समीकरणों के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसके रूप में व्यक्त किया जाता है? समीकरणों के रूप में व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं और अपवर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरणें की समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरणें की समूह को जो है वो किरणपुंज कहा जाता है या किरणपुंज कहते हैं। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण का भाग नहीं है। गोलीय दर्पण का भाग कौन सा नहीं है? तो वक्रता केंद्र जो है वो गोलीय दर्पण का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? हेडलाइट का मतलब होता है कि आगे का लाइट, आगे का जो लाइट होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो होता है अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का याद रखिए, हेडलाइट कहेगा तो अवतल दर्पण का, साइड मिरर कहेगा तब उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हर वक्त सीधा रहता है। दाढ़ी बनाने में कौन सी दर्पण का उपयोग किया जाता है? आप लोग बताइए, दाढ़ी बनाने में कौन सी दर्पण का प्रयुक्त किया जाता है? दाढ़ी बनाने में जो है वो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का, लेंस न मत मारिएगा, दर्पण मारिएगा। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है आपको बतलाना है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा अवतल। अवतल में जो है वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए दाढ़ी बनाने के लिए इसमें यूज किया जाता है ताकि छोटा सा बाल बड़ा दिखाई पड़े। अगला प्रश्न है, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको बतलाना। क्या इस चारों में से क्या सुटेबल लगेगा? इसका आंसर लगेगा f बराबर r/2। अगला प्रश्न है कि किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा और एवं छोटा होता है? किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है वो आपको बतलाना है। इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में क्या प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को डैश कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुव कहा जाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दर्पण के ध्रुव को किस अक्षर से प्रायः निरूपित किया जाता है? दर्पण का जो ध्रुव होता है उसे P अक्षर से सूचित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहीं पे, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब कौन होता है? तो सीधा होता है। अगला प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण, अभी तुरंत देखे हैं, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा दिखाई पड़ता है? तो ये जो है वो अभी तुरंत ये प्रश्न बतलाए हैं कि किस दर्पण से वस्तु को बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है? तो अवतल दर्पण को। ठीक है, और अगला प्रश्न है कि एक समतल दर्पण को फोकस दूरी 10 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो इसकी वक्रता त्रिज्या जो है वो हो जाएगा 20 सेमी। कितना हो जाएगा? 20 सेमी। चलिए
अगला प्रश्न है कि परावर्तन के नियम निर्धारित है। तो परावर्तन के नियम जो है वो निर्धारित है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। चलिए अगला प्रश्न को अब हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न कुछ हमें इस साइड मिल जाता है। प्रश्न संख्या 34 कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक है। तो यहाँ हो जाएगा CO। 35 में है कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस CB अभिक्रिया का नाम बतलाएं। तो इस प्रकार का अभिक्रिया को क्या कहा जाता है वो आपको बतलाना। ये उभय विस्थापन या सीधा विस्थापन कहलाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि चिप्स की थैली में चिप्स का उपचय को बनाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। चिप्स की थैली में कौन सा गैस रहता है? नाइट्रोजन गैस रहता है, ताकि चिप्स खराब ना हो। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अभिकारक है। निम्नलिखित में कौन अभिकारक है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा O2। O2 जो है वो अभिकारक है। अगला प्रश्न है कि काली चूना का जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होता है। काली चूना का जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ऊष्माक्षेपी। चूना कोई भी होगा उसमें जल डाला जाएगा तो ऊष्माक्षेपी होगा। क्या करेगा? ऊष्मा को क्षेप करेगा। चलिए अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है कि मुख गुहा को पिछला भाग कहलाता है। मुख गुहा का जो पिछला भाग है वो ग्रास नली कहलाता है। ग्रास नली कहलाता है। इतना ऑब्जेक्टिव प्रश्न था एक सेट में। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूरा करा दिया गया। वीडियो आप लोग अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। चलिए हम सब्जेक्टिव प्रश्न को भी बता दें किस प्रकार से प्रश्न बोर्ड में पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से पहला प्रश्न ये आने का 100% संभावना है कि किरण किसे कहते हैं तथा कितने प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं कि इनके नियमों को लिखें। अगला प्रश्न आने की संभावना है कि प्रतिबिंब का परिभाषित करें तथा प्रकारों को लिखें। अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण की विशेषताओं को लिखें। और अगला प्रश्न है कि अवतल दर्पण के किन्हीं दो जगहों पर रखकर प्रतिबिंब स्थापित करके बनाएं। और अगला प्रश्न आने के जो चांस है वो है इस प्रकार कि आवर्धन की परिभाषित करें। और जीव विज्ञान से आने वाला है कि पोषण क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। मृतजीवी को अपघटन क्यों कहा जाता है, अपघटक क्यों कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का विशेषताओं को लिखिए। केमिस्ट्री में आ गया 10 नंबर से। रासायनिक अभिक्रियाओं को विशेषताओं को लिखें। प्रतिफल और अभिकारक में अंतर बतलाएं। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी को परिभाषित करें। एकल विस्थापन और द्वि विस्थापन अभिक्रिया में अंतर लिखें। तो इस प्रकार से जो आपको प्रश्न रहेगा। और कुछ प्रश्न और आता है। एक प्रश्न है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो और 5 नंबर के जो प्रश्न 4 नंबर में जो अंक में पूछा जाता है वो प्रश्न कुछ इस प्रकार से हैं। पहला पूछा जाएगा किन्हीं गोलीय दर्पण का वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी के संबंध को सिद्ध करने के लिए कहा जाएगा। दूसरा बायोलॉजी से पूछा जाएगा कि मनुष्य पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। और अगला पूछने जाने वाला है कि निम्न को परिभाषित करें। यानी कि दहन को, ज्वाला को, LPG को, ठीक है, और दहन के पोषण को, इन सब को परिभाषित करना है। ठीक है। तो इस प्रकार से इतना प्रश्न पूछने की संभावना है। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और इन सभी सब्जेक्टिव वीडियो को आप वाला वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ डिस्प्ले पर जो भी वीडियो अभी मिलेगा हमारे, वो वीडियो आप क्लिक कर देख सकते हैं।